नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम यहां पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए एक बेहतरीन क्लास। भारतीय इतिहास से जो एक आपका अगला टॉपिक है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश का जो समय काल रहा है वो रहा है 319 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व तक का समय। ठीक है, तो ये समय आप लोग याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्री गुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जो है किसके सामंत थे। तो ये जो है कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो ये थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी। तो इनकी जो सरकारी भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन थी? संस्कृत भाषा इनकी सरकारी और दरबारी भाषा मानी जाती है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये हैं स्कंदगुप्त। हूणों को इन्होंने भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये कौन से है राजा? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये प्रसिद्ध था अपनी कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो ये जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी जो विषय वस्तु है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका है भानुगुप्त से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एरण अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है। तो इसका संबंध है भानुगुप्त से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। फाहान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेतु बंधु का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था। तो ये जो है वाकाटक का शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो इनको जो है कहाँ पर कहा गया है सक्रोपम? तो इनको बोला गया है कहोम स्तंभ अभिलेख में। किसमें बोला गया है? कहोम स्तंभ अभिलेख में स्कंदगुप्त को जो है सक्रोपम की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया गया था गुप्त वंश के शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये जो है बना है चंद्रगुप्त की स्मृति में। किसकी स्मृति में बना है? चंद्रगुप्त की स्मृति में कुव्वत उल इस्लाम जो है ये यहाँ पर बना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम इस नाटक में जो है नायक कौन था? तो अग्निमित्र यहाँ पर नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग जो अभिलेख है उसमें यहाँ पर इनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किसकी? समुद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें स्त्रियां और पुरुष जो है बराबर के यहाँ पर भागीदार थे? तो वो है गुप्त काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश ही हुआ था। गुप्त वंश जो है हूणों के आक्रमण से जो है यहाँ पर विचलित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर हैं? तो वो हैं बाघ में यानी कि धार में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो हमने आपको पहले ही बताया था 319 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व ये समय अवधि रही है गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? तो ये हुई थी गुप्त काल में। जो बाल विवाह की प्रथा है ये भी गुप्त काल के ही द्वारा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है कुमार संभवम। कौन सा है? कुमार संभवम जो है पहला भारतीय ग्रंथ है जिसको यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वो मिलता है एरण अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, मेहर कुल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था हूणों से। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ये होता था ताम्र लिप्ति से। कहाँ से होता था? ताम्र लिप्ति से। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे रूपक। रूपक बोला जाता था चांदी के सिक्के को। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कुमार गुप्त प्रथम को। किसको माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को जो है ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे रामगुप्त। कौन थे? रामगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो आपको बताना है कि जो उनका जो है कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी गिनती होती है
विश्वविख्यात प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो ये श्रेय जाता है गुप्त युग को। किसको है? गुप्त युग को जो है वर्तमान में जो गणित में दशमलव प्रणाली है इसका श्रेय जाता है गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु जो थे ये यहाँ के जो है प्रसिद्ध लोकप्रिय देवता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। किस सदी में निर्माण हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था चतुर्थ सदी में। और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी उपज का 6वां भाग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। उपज का जो है 1/6वां भाग ये यहाँ पर गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो थी 1/6। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी 1/6 यानी कि उपज का 6वां भाग। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो यहाँ से बन सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।